नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम लोग समझेंगे मध्यकालीन भारत। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी के द्वारा कौन से युद्ध हुए उनकी बात हुई थी। तराइन फर्स्ट का युद्ध 1191 में और तराइन द्वितीय का युद्ध कब हुआ था तो 1192। ये बात समझी थी। साथ ही हम लोगों ने समझा था चंद्रावर का युद्ध कब हुआ था तो 1194 में हुआ था। और जब ये चंद्रावर का युद्ध होता है तो चंद्रावर युद्ध के बाद एक सिक्का जारी करता है मोहम्मद गोरी। उस सिक्के पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति और तथा दूसरी ओर क्या अरबी भाषा में खुतबा लिखा और साथ ही साथ मोहम्मद बिन साम का नाम अंकित होता है। तो ये बात हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में समझी थी। और आप जानते हो पहला अटैक जो भारत पर किया था मोहम्मद गोरी ने वो किया था 1175 में कैसंद के मैदान। जो 1175 में युद्ध हुआ था मुल्तान के कर्मार्थियों के विरुद्ध हुआ था। और 1178 में जो युद्ध हुआ था वो भीम सेकेंड गुजरात, जिसमें कैसंद का युद्ध आबू पर्वत के निकट होता है। और इस युद्ध के बाद तराइन प्रथम का युद्ध होता है। ये बातें हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझी थी। मोहम्मद बिन साम क्या होता है तो इसका बड़ा भाई होता है। और गजनी की सत्ता पर स्टेब्लिश कौन होता है तो मोहम्मद गोरी। इसके कुछ गुलाम होते हैं जिसमें हम लोगों ने नाम लिया था एलदौज का, कुबाचा खां का और साथ ही बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट किया था। और बौद्ध धर्म के जो भी ग्रंथ थे या अपने भारत के जो पवित्र ग्रंथ थे उन सभी को आग से जला दिया था और महीनों आग जली थी। इस बात को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया था। तो ये प्रीवियस लेक्चर हमारा ये थर्ड लेक्चर था। और साथ ही आज जो लेक्चर शुरू होगा दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होगी। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। और ये हम लोगों ने जाना था कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा होती है। और ये क्या होता है, एक गुलाम होता है किसका तो मोहम्मद गोरी का गुलाम होता है। तो आइए बात कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की, ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नाम याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम होता है तो ये जो गुलाम होता है ये मोहम्मद गोरी का गुलाम होता है। और ये स्थापना करता है दिल्ली सल्तनत की ऐबक। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करता है। जबकि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इल्तुतमिश को। किसको दोस्तों याद रखना है, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। जो दिल्ली सल्तनत है यहां पर हमें समझना है दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने राज्य किया। वो 5 वंश कौन कौन से थे दोस्तों याद रखना है आपको। उसमें आपका था सबसे प्रथम जो था आपका गुलाम वंश। गुलाम वंश, गुलाम वंश को और किस नाम से जाना जाता है तो इसको कहा जाता है मामलूक वंश। मामलूक वंश, गुलाम वंश का एक और नाम मामलूक वंश। और इसे दास वंश भी बोलते हैं, दास वंश। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, मामलूक मीन्स क्या होता है, गुलामी से मुक्त। गुलामी से मुक्त या स्वतंत्र हुए जो लोग हैं, गुलामी से मुक्त। मामलूक मीन्स होता है गुलामी से मुक्त। अब जो भी शासक राज्य करेंगे वो गुलामी से मुक्त होंगे क्योंकि मोहम्मद गोरी के हजारों गुलाम थे। उनमें से प्रमुख गुलाम आप जानते हो एलदोज था, कुबाचा था, बख्तियार खिलजी और सबसे प्रमुख कौन था तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने किस वंश की शुरुआत की थी तो गुलाम वंश की शुरुआत की थी। साथ ही दिल्ली सल्तनत 5 वंशों में डिवाइड है। इसके बाद जो दूसरा वंश है वो आपका खिलजी वंश। पहला आपका गुलाम वंश, दूसरा आपका क्या है दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश और तीसरा आपका है तुगलक वंश। तुगलक वंश।
ये बात करें इसके बाद चौथे नंबर के पर क्या है, सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत कितने वंशों में डिवाइड है, तो 5 वंशों में। प्रथम वंश क्या है, गुलाम वंश। दूसरा क्या है, खिलजी वंश। और खिलजी वंश के बाद यहाँ पर कौन सा वंश दिल्ली पर स्टेब्लिश होता है, तुगलक डायनेस्टी। और तुगलक डायनेस्टी के बाद सैयद डायनेस्टी, और सैयद डायनेस्टी के बाद आती है लोधी वंश या लोधी डायनेस्टी। आपको दोस्तों याद रखना है, लोधी वंश सबसे अंतिम वंश होता है दिल्ली सल्तनत में। इनके अगर कार्यकाल की बात करें तो गुलाम वंश ने इस पर शासन किया 1206 से लेकर 1290 तक। यानी गुलाम वंश ने शासन दिल्ली सल्तनत पर कितने वर्ष किया, तो टोटल 84 वर्ष किया था। कितना, 84 वर्ष। और खिलजी वंश की बात की जाए तो खिलजी वंश स्टेब्लिश होता है 1290 में, और 1290 से ये 1320 तक, 1320 ईस्वी तक इस पर शासन करता है कौन, खिलजी वंश। तो दिल्ली पर शासन गुलाम वंश के द्वारा कितने वर्ष, 84 वर्ष। और खिलजी वंश के द्वारा कुल टोटल शासन कितना है, 30 वर्ष का शासन है खिलजी वंश का। तुगलक वंश की बात करें तो 1320 में स्टेब्लिश होते हैं आपके तुगलक। और तुगलक में आप जानते हो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। और 1220 से लेकर ये जो सत्ता रहती है 1414 तक, 1414 तक। और कुल टोटल वर्ष कितने हुए, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले जो लोग हैं वो हैं तुगलक वंश के, और यहाँ पर शासन सत्ता 94 वर्ष तक इनके पास रहती है। यदि सैयद वंश की बात करें तो ये स्टेब्लिश होते हैं 1414 से लेकर 1451 तक। और ये जो सत्ता रहती है कुल टोटल 37 वर्ष यहाँ पर शासन देखने को मिलता है किसका, सैयदों के द्वारा। और बात की जाए लोधी वंश की तो लोधी वंश स्टेब्लिश होते हैं 1451 से लेकर 1526 तक। तो कहने का मतलब टोटल दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल है वो आपको पता होना चाहिए, 1206 से लेकर 1526 तक। और इसमें ये जो सत्ता रही कितने, टोटल दिल्ली सल्तनत 320 वर्षों तक इसका शासन है, जिसमें 5 राजवंशों ने इस पर क्या किया है, शासन किया है। यदि बात की जाए दिल्ली सल्तनत की तो संस्थापक कौन है यहाँ पर, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गौरी का क्या होता है, गुलाम। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो इल्तुतमिश को। और गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश को एक और नाम से जाना जाता है, मामलुक या दास वंश, ये बात। और साथ ही साथ बात करते हैं खिलजी वंश, सबसे कम दिल्ली सल्तनत पर शासन जो करने वाले लोग थे, सबसे कम वर्षों तक शासन किस वंश ने किया दिल्ली सल्तनत पर, सबसे कम जो शासन किया है वो हमारा किया है खिलजी वंश ने। सबसे कम वर्षों तक दिल्ली पर शासन करने वाले लोग कौन थे, तो सबसे कम वर्षों तक शासन किसने किया था, यहां पर खिलजी वंश ने किया था सबसे कम वर्ष शासन। और सबसे ज्यादा शासन किस वंश ने किया, तो याद रखना तुगलक वंश ने सबसे ज्यादा वर्षों तक, सबसे ज्यादा वर्षों तक, तो सबसे ज्यादा वर्षों तक शासन किस वंश ने किया दिल्ली पर, तो ये किया था तुगलकों ने, 94 वर्ष। और सबसे कम शासन किया था खिलजियों ने, कितने वर्ष, तो 30 वर्ष। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं, आपको याद रखना है। सिया वंश की यदि बात करें, एकमात्र ऐसा वंश था सिया वंश जिस पर, सैयद वंश एकमात्र ऐसा वंश था जिसमें सिया वंश के लोगों ने इस पर शासन किया है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत में सिया वंश का जो शासन है वो देखा जाए तो वैसे तो जितने भी वंश हैं सब में सुन्नी वर्ग के मुसलमान थे, लेकिन एकमात्र ऐसा दिल्ली सल्तनत में एकमात्र वंश है जिसमें शासन किसने किया है, सियाओं ने। तो ये कैसे मुस्लिम होते थे, उदारवादी मुस्लिम होते थे। और अगर आज देखा जाए विश्व के परिप्रेक्ष्य में तो ईरान एक ऐसा देश है जहां सिया वंश के मुस्लिम लोग रहते हैं, ये भी याद रखना है। कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है कि जो सैयद वंश है उसमें सिया वंश के लोगों ने शासन किया है। दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसा वंश था लोधी वंश जिसमें अफगानी लोगों ने शासन किया था भारत पर। तो अफगानी वंश कौन सा कहलाता है, तो आपको याद रखना है अफगानी वंश कहलाता है आपका लोधी वंश। तो अफगानी वंश जो है ये एकमात्र कैसा वंश है, लोधी वंश जो है एकमात्र अफगानी वंश है, ये भी याद रखना है।
तो यहां से दो इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनते हैं कि सबसे ज्यादा शासन दिल्ली सल्तनत में किस डायनेस्टी ने किया, तो आपको याद रखना है तुगलक डायनेस्टी ने, और सबसे कम किस डायनेस्टी ने शासन किया है दिल्ली सल्तनत पर, तो खिलजी वंश के लोगों ने। इस तरह से हम लोगों ने इस बात को समझा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गुलाम वंश की। दोस्तों हमें पढ़ना आज क्या है, गुलाम वंश को। और गुलाम वंश की यदि बात करें तो गुलाम वंश, यहां पर जो गुलाम वंश की सत्ता है वो 1206 से लेकर 1290 तक, 1290 तक कुल 84 वर्ष का जो शासन है वो किसके द्वारा किया जाता है भारत पर या दिल्ली सल्तनत पर, 84 वर्षों का, तो 84 वर्षों का शासन दिल्ली सल्तनत पर किसका है, गुलाम वंश का। तो हमें याद रखना है दोस्तों, गुलाम वंश में तीन वंश हुए, कितने आपको याद रखना है, तीन वंश गुलाम वंश में हुए। एक तो आपका कुतुबी वंश, कुतुबी वंश, और दूसरा है आपका शमसी वंश, और तीसरा आपका है तीसरा जो आपका है वो बलबनी वंश। याद रखना दोस्तों, गुलाम वंश तीन वंशों में बटा। वो तीन वंश कौन कौन से हैं आपको याद रखने हैं, कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश। तो कुतुबी वंश की बात करें तो यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक, और इसमें आपके इल्तुतमिश। शमसी वंश से रिलेटेड कौन है, तो इल्तुतमिश। और बलबनी वंश में किसका मुख्य रूप से शासन हम लोग पढ़ेंगे, तो बलबन का। किसका पढ़ेंगे, बलबन का। तो बलबन ने शासन किस वंश में किया है, बलबनी वंश में। तो आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बात करते हैं कुतुबी वंश की। कुतुबी वंश, देखिए कुतुबी वंश की बात करें तो 1206 से लेकर 1210 तक सत्ता किसके हाथ में रही, 1210 ईस्वी तक सत्ता रही आपकी। तो टोटल टोटल 4 वर्षों तक यहाँ पर शासन जो चला है। ठीक, कुतुबी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, याद रखना है, या तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक। इससे पहले थोड़ा एक बात कर लेते हैं आपको थोड़ा बताने के लिए। कुतुबी वंश था किसका पार्ट, तो ये गुलाम वंश का पार्ट था, गुलाम वंश। और गुलाम वंश को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे मामलुक वंश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मामलुक वंश। इसका एक और नाम है, इसे कहा जाता है आदि तुर्क वंश, आदि तुर्क वंश। इसे और एक नाम से जाना जाता है, इसे दास वंश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक और नाम क्या बोल सकते हैं, दास वंश भी कहा जाता है। तो दोस्तों चाहे गुलाम वंश बोल लो या मामलुक वंश बोल लो, इसका सबसे उपयुक्त अगर नाम देखा जाए इस वंश का क्या है, तो इसका सबसे उपयुक्त नाम माना जाता है मामलुक वंश। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे मामलुक वंश सबसे उपयुक्त नाम, मामलुक, मामलुक वंश कैसा नाम है, तो सबसे उपयुक्त नाम है, सबसे उपयुक्त नाम है, उपयुक्त, उपयुक्त नहीं उपयुक्त। तो इसका सबसे मेन नाम क्या है दोस्तों, याद रखना है मामलुक वंश। और मामलुक मीन्स क्या होता है, जो गुलामी से आजाद होता है उसी को कहा जाता है मामलुक। तो कह सकते हैं गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना है यही क्वेश्चन, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, गुलाम वंश की स्थापना, गुलाम वंश की स्थापना किसने की, तो गुलाम वंश की स्थापना की थी ऐबक ने। किसने की थी, ऐबक ने। दोस्तों याद रखना है ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों, याद रखना है राजधानी, ऐबक ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, तो लाहौर इसकी राजधानी थी। याद रखना दोस्तों, लाहौर किसकी राजधानी थी, तो गुलाम वंश के
एवक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। एवक मीन्स क्या होता है आपको याद रखना है दोस्तों। एवक मीन्स क्या होता है? एवक मीन्स होता है चंद्रमा का देवता। एवक का अर्थ है, एवक का क्या अर्थ है आपको याद रखना है? चंद्रमा का देवता। चंद्रमा का देवता। तो चंद्रमा का देवता किसको कहा जाता है? किस दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम को कहा जाता है? तो याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। ऐबक ने 1206 से कब तक शासन किया? तो 1210 तक शासन किया। कुल 4 वर्ष सत्ता संभाली। और इसने किसकी स्थापना की? तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आइए समझ लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या और अन्य नाम क्या थे। तो अन्य नामों की बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक के अन्य नाम, अन्य नाम। तो कुतुबुद्दीन के अन्य नाम क्या थे? लाख बख्श। नाम याद रखना, लाख बख्श। लाख बख्श किसका नाम था? याद रखना है दोस्तों, लाख बख्श नाम था। लाख बख्श नाम था किसका? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसका और एक नाम था लखता, इसे कहा जाता, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते थे? लखता। लगता है लाख बख्श क्या किसको कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला किसे कहा जाता है? याद रखना, लाखों का दान देने वाला किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसका जो प्रमुख नाम अगर बात करें, एक और है हातिम सेकंड, भी इसको कहा जाता है हातिम सेकंड। हातिम सेकंड किसको कहा जाता है? तो ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। साथ ही इसका एक और नाम है कुरान खां। कुरान खां, कुरान खां इसका एक नाम था। इसे कुरान की आयतें याद थी, कुरान की आयतें याद थी, इसलिए इसको कहा जाता था कुरान खां। कुरान की आयतें, कुरान की आयतें किसे याद थी? तो याद रखना है किस दिल्ली सल्तनत के शासक को याद थी? तो ये याद थी आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसका एक अन्य नाम और भी है जिसको बोलते हैं पील बख्श। पील बख्श। तो कौन कौन से नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हैं? तो सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा लाख बख्श। इसका क्या नाम था? लाख बख्श, या लखता भी कहा जाता था, क्योंकि ये दान कैसा देता था? लाखों का दान देने वाला था। इसको हातिम सेकंड कहा गया। साथ ही इसको कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने इसे कुरान की आयतें याद थी। क्या थी? कुरान की आयतें किसे याद थी? तो याद रखना है दोस्तों, किसको याद थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। पील बख्श इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये हाथियों का दान देने वाला था, या कह सकते हैं हाथियों का बहुत ही शौकीन था। हाथियों का दान भी देता था, हाथियों का दान देने वाला। हाथियों का शौकीन या हाथियों का दान देने वाला भी कौन व्यक्ति था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर बनते हैं किससे? तो ये बनते हैं आपके, तो ये प्रश्न बनते हैं आपके किससे? तो ये बनते हैं आपके कुतुबुद्दीन ऐबक से। अब बात कर लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की और क्या खास बातें हैं। देखिए कुतुबुद्दीन की बात की जाए तो माना जाता है कि ये जो शासक था, इसको कहाँ बेचा गया? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछा जाता है एग्जाम में, इसको नौशेरा की मार्केट में बेचा गया था। नौशेरा की मार्केट में, तो नौशेरा की मार्केट में इसको बेचा गया। और किसने खरीदा था? ये खरीदा था काजी। ये काजी थे कौन? तो फखरुद्दीन अब्दुल अजीज। नाम याद रखना दोस्तों, फखरुद्दीन, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो काजी थे फखरुद्दीन अब्दुल अजीज, ये इन्होंने इसको सर्वप्रथम खरीदा था कहाँ? तो नौशेरा की मार्केट में। और इसे बेचा गया दिल्ली में, सॉरी दिल्ली में नहीं, गजनी में। इसको कहाँ बेचा गया बाद में? तो गजनी।
और फिर इसको किसने खरीदा था, तो मोहम्मद गोरी ने। याद रखना, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी ने इसको खरीदा था। किससे, तो काजी अब्दुल अजीज से खरीदा था। ये चूंकि अब्दुल अजीज ये क्या थे, तो ये काजी थे, इसीलिए इनको कुरान का अच्छा ज्ञान था। इसी वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या सारी कुरान की आयतें याद थी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नौशेरा के मार्केट में इसको बेचा जाता है, लेकिन खरीदा कहाँ जाता है, तो गजनी की मार्केट में इसको खरीदा जाता है। किसके द्वारा, तो मोहम्मद गोरी के द्वारा। जबकि इसका भतीजा मोहम्मद गोरी का होता है महमूद। याद रखना दोस्तों, महमूद। और महमूद इसको आजाद करता है। तो गुलामी से आजाद करने वाला कौन होता है, गुलामी से आजाद किसने किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो ये किया था मोहम्मद गोरी के भतीजे महमूद ने। याद रखना, आजाद किसने किया था, तो महमूद ने। और जो मोहम्मद गोरी का भतीजा था, तो भतीजा जो था मोहम्मद गोरी का, उसका नाम क्या है, महमूद। और उसने किसको आजाद किया था दोस्तों, याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इस तरह से बात की जाए तो नौशेरा के मार्केट में काजी अब्दुल अजीज ने खरीदा, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज ने खरीदा था, और साथ ही साथ फिर मोहम्मद गोरी ने इसको खरीदा। ठीक, बात करते हैं। बात करते हैं इसकी कि इसने कौन कौन सी इमारतें बनवाई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इमारतें कौन कौन सी बनवाई थी, आपको याद रखना, इमारतें, इमारतें बनवाई। किसने बनवाई थी, आपको याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इमारतें बनवाई थी। नंबर फर्स्ट आपका है कुब्बत उल इस्लाम, कुब्बत उल इस्लाम, उल इस्लाम। इसकी एक महत्वपूर्ण इमारत थी जिसको बोलते हैं कुब्बत उल इस्लाम। किसने बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक, तुर्कों के द्वारा भारत में बनवाई गई पहली मस्जिद थी ये क्या थी, तो मस्जिद थी। भारत में तुर्कों के द्वारा पहली मस्जिद का निर्माण कौन सा हुआ, तो आपको याद रखना है कुब्बत उल इस्लाम। और सबसे बड़ी बात है, ये पृथ्वीराज चौहान के, आपको याद रखना है दोस्तों, ये जो इमारत थी आपकी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद थी, ये पृथ्वीराज, पृथ्वीराज का जो, पृथ्वीराज का राय पिथौड़ा का किला, राय पिथौड़ा नाम याद रखना, इसको तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। राय पिथौड़ा का किला तोड़कर किसका निर्माण करवाया गया था, तो करवाया गया था कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का। तो ये याद रखना, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कुब्बत उल इस्लाम किसने बनवाया, तो आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये किसको तोड़कर बनवाया गया था, तो ये पृथ्वीराज चौहान जो थे उनके राय पिथौड़ा के किलों को तोड़कर ये मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। ये तुर्कों के द्वारा प्रथम मस्जिद थी, तुर्कों के द्वारा, तुर्कों के द्वारा भारत में पहली मस्जिद। याद रखना, पहली मस्जिद तुर्कों के द्वारा भारत में कौन सी बनवाई गई, पहली मस्जिद बनवाई गई थी आपकी कुब्बत उल इस्लाम। तो पहली मस्जिद थी कुब्बत उल इस्लाम, किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो तुर्कों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, सेकेंड महत्वपूर्ण काम कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, वो हमें याद रखना है दोस्तों। तो वो हमारा जो देखा जाए तो दूसरा था कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार देखो, कुतुब मीनार का शिलान्यास, कुतुब मीनार का शिलान्यास किसने करवाया दोस्तों, याद रखना है आपको, कुतुब मीनार का शिलान्यास किसने करवाया था, तो याद रखना है किसका नाम, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का शिलान्यास करवाया। तीसरा महत्वपूर्ण जो कार्य है वो तीसरा आपका क्या है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। याद रखना दोस्तों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तीनों इमारतें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको एग्जाम एसएससी एग्जाम
के लिए और पीसीएस अन्य एग्जाम्स के लिए याद रखना है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, आपको याद रखना है, ये बनवाया था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो बनवाया गया था वो संस्कृत विद्यालय को तोड़कर, किसको तोड़कर बनवाया गया था? मीनार का निर्माण सर्वप्रथम किसने करवाया था, तो ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जबकि अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये 2.5 दिन में बनकर निर्मित हुआ था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये बनवाया गया था संस्कृत विद्यालय को तोड़कर। नेक्स्ट इसके बारे में समझते हैं, इनका दरबारी कौन था। दोस्तों दरबारी की बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी विद्वान कौन था? तो इनका दरबारी था आपका हसन निजामी। नाम याद रखना दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया। इनके दरबारी का नाम था हसन निजामी। हसन निजामी किसके दरबार में रहता था, तो आपको याद रखना है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहता है हसन निजामी। इनकी यदि बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु की बात की जाए तो इसकी लाहौर में पोलो खेलते हुए, पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। खेलते हुए घोड़े से गिरने के कारण। आपसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, किस मुस्लिम शासक की पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने के कारण मौत हो गई? तो जिसके किसके कारण ये घोड़े से गिर गया था पोलो खेलते हुए, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई थी, किसकी? तो याद रखना है ये मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न ये पूछा जाता है कि घोड़े से गिरने के कारण, यानी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने के कारण किस किस मुस्लिम शासक की मृत्यु हुई? तो आपको याद रखना है यहाँ पर जो मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। कई बार ये प्रश्न एग्जाम की एसएससी एग्जाम, एसएससी सीजीएल और आपका सीजीएल एग्जाम है, अन्य यूपीपीसीएस एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो गुलाम वंश का कौन संस्थापक था, आपको याद है कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये लाहौर इसकी राजधानी थी। साथ ही साथ इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला। कुरान खां कहा गया इसको इसलिए क्योंकि ये कुरान की इसको आयतें याद थी। हातिम सेकंड भी इसको कहा जाता है, पील बख्श भी इसका नाम है, और लखता भी कहा जाता है। पील बख्श इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये घोड़ों सॉरी हाथियों का ये बहुत शौकीन था, या हाथियों का दान देने वाला भी था, इसलिए इसको कहा गया पील बख्श। और जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ये महत्वपूर्ण बात है। और में ये क्या पोलो या चौगान खेलते हुए, पोलो को एक और नाम बोलते हैं चौगान खेलते हुए, पोलो या चौगान खेलते हुए किस मुस्लिम शासक की मृत्यु हुई थी घोड़े से गिरने के कारण? तो आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक को। एक बात की जाए कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी कौन था, आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी कौन था, याद रखना है कुतुबुद्दीन का जो उत्तराधिकारी था उसको बोलते हैं आराम शाह। क्या बोलते हैं दोस्तों? आराम शाह क्या था? उत्तराधिकारी था। आराम शाह नाम याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो आराम शाह बैठा, ये इसका उत्तराधिकारी था। ये एक कैसा था? अयोग्य शासक कह सकते हैं। आराम शाह कैसा शासक था, तो अयोग्य शासक, अयोग्य शासक था। ये अपने शासन में भोग विलास में लिप्त रहा, इसलिए इसको जो इसके जो अधिकारी वर्ग थे कह सकते हैं इसके राज्य के, वो इसको पसंद नहीं करते थे। बताया जाता है कि उन्हीं अधिकारियों के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक सॉरी जो इल्तुतमिश होता है ये हत्या कर देता है आराम शाह की। आराम शाह से अब गद्दी जो किसको मिलेगी? आराम शाह की हत्या कौन करता है, तो इल्तुतमिश। कौन करता है? इल्तुतमिश। याद रखना इल्तुतमिश किसकी हत्या करता है? आराम शाह की। क्यों? ये एक अयोग्य शासक था, तो इसके अधिकारी वर्ग जो इसके शासन में थे वो भी इसको नहीं चाहते थे आराम शाह की ये आगे सत्ता संभाले। और इल्तुतमिश को इसी बात का फायदा मिलता है कि ये सत्ता किसी भी तरीके से दिल्ली की हमें मिल जाए, और ये आराम शाह की बाद में क्या कर देता है? हत्या कर देता है। अब जो वंश शुरू होगा इस तरह से कुतुबी वंश का क्या करता है? अंत इल्तुतमिश। तो यहाँ पर एक वंश की स्थापना करता है शमसी वंश। तो दोस्तों याद रखना है शमसी वंश
की स्थापना कौन करता है? तो शमसी वंश की स्थापना करता है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश किसको मारने के बाद सत्ता हासिल करता है? तो आराम शाह को। तो दोस्तों याद रखना है, दिल्ली सल्तनत में जो कुतुबी वंश है उसमें दो प्रमुख शासक हुए, एक तो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा उसका उत्तराधिकारी आराम शाह, जो एक अयोग्य शासक होता है और जो उसको अधिकारी उसके राज के नहीं पसंद करते हैं। और क्योंकि वो एक अयोग्य और कैसा भोग विलास में लिप्त रहने वाला शासक होता है, जिसकी वजह से इसके अधिकारी इल्तुतमिश के साथ मिलकर इसकी हत्या करवा देते हैं और इस तरह से कुतुबी वंश जो होता है नष्ट हो जाता है। और कुतुबी वंश के बाद एक नए वंश की स्थापना करता है कौन? इल्तुतमिश। और वो हमारा क्या है? शमसी वंश। तो दोस्तों आज तक आज के लिए यहाँ तक हम टॉपिक को तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने समझा कि कुतुबी वंश की शुरुआत कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, ये समझा था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु होती है वो चौगान या पोलो खेलते हुए होती है। कब होती है? तो ये याद रखना थोड़ा, 1210 में। कब? 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है, 1210 ईस्वी में। और इसके बाद सत्ता स्थानांतरित होती है आराम शाह को। आराम शाह बहुत दिनों तक शासन में नहीं रहता है और इस तरह से इल्तुतमिश की क्या हो जाती है, आराम शाह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ तक वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बहुत अच्छे से गुलाम वंश के कुतुबी वंश को समझा। दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक फिर मिलेंगे। इसके बाद नमस्कार, जय हिंद साथियों।